अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चों हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल 2.6 से। पार्ट 1 में आपने 2.5 न्यूमेरिकल तक पढ़ लिया था, ठीक है। तो कहता है 20 ग्राम बॉल। आपके पास मैस कितना है? 20 ग्राम। यहीं पर आप मैस को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि आपको पता है कि मैस का यूनिट किलोग्राम होता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? आप 20 को 1000 पर डिवाइड कर देंगे, ऑटोमेटिकली जवाब चला जाएगा किलोग्राम के अंदर। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, एक ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा और 2/100 2/100 बच गया, ये आ जाएगा 0.02 kg, ठीक है। तो मैस जो 20 ग्राम है ना, वो इतने kg के बराबर है। हिट्स द वॉल ऑफ स्क्वैश कोर्ट विद अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। तो फोर्स 50 न्यूटन आपके पास है। इफ़ द टाइम ऑफ इम्पैक्ट ऑफ द फोर्स इज 0.50 सेकेंड, तो टाइम कितना है? 0.50 सेकेंड्स है, ठीक है। फाइंड द इम्पल्स। तो आपने टू फाइंड मालूम क्या करनी है? इम्पल्स करनी है। अब हम बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अगर आपको इम्पल्स का टॉपिक याद है ना, तो मैंने कहा था कि इम्पल्स बराबर होती है जब लार्ज फोर्स लगती है और शॉर्ट टाइम के लिए लगती है, तो उनका प्रोडक्ट, उनकी मल्टीप्लिकेशन कहलाती है इम्पल्स। तो अब देखिए यहाँ पर एक मज़े की बात समझ लगी कि ये जो मैस है इसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी, यानी मैंने पहले कन्वर्ट कर लिया ये देखते हुए कि ऐसे यूनिट नहीं है, लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखें, फोर्स F की वैल्यू है 50 मल्टीप्लाई टाइम कितना है? 0.50। तो 50 मतलब 0.5, सेम बात है, ओके। अब 50 को आपने मल्टीप्लाई करना है 0.5 के साथ। सो वी हैव 50 मल्टीप्लाई 0.5, कितना निकलता है? 25, ठीक है। तो इम्पल्स की वैल्यू निकली है 25। अब इम्पल्स का यूनिट क्या होगा? न्यूटन सेकेंड, जो कि मोमेंटम का यूनिट है, वही वाला इम्पल्स का यूनिट होगा। नाउ वी मूव टू द न्यूमेरिकल 2.7। अ बॉल इज किक्ड बाय अ फुटबॉलर। एक फुटबॉलर है, बॉल को किक करता है। द एवरेज फोर्स ऑन अ बॉल इज 240 न्यूटन। तो बच्चे फोर्स कितनी है? 240 न्यूटन। एंड द इम्पैक्ट लास्ट फॉर द टाइम इंटरवल ऑफ 0.25 सेकेंड्स। तो टाइम इंटरवल टी क्या है? 0.25 सेकेंड्स है। कैलकुलेट, आपने फाइंड क्या करना है? नंबर 1, चेंज इन मोमेंटम, ओके। नंबर 2, स्टेट द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यानी जो चेंज इन मोमेंटम मालूम करेंगे ना, उसकी डायरेक्शन भी बतानी है। तो सुने ज़रा, हमने पढ़ा हुआ है फोर्स बराबर होती है डेल्टा पी ओवर टी के। ये एक रिलेशन आपको मैंने डिराइव करवाया हुआ है ना। तो अगर किसी को ये नहीं ना याद, हम थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। F इज़ इक्वल टू एम ए पढ़ा था, फिर आपने ए की जगह पे पढ़ा था F इज़ इक्वल टू एम ए की जगह पे वी एफ माइनस वी आई ओवर टी होता है। ऐसे ही है, m को अंदर मल्टीप्लाई करना था, तो f बराबर होता है एम वी एफ माइनस एम वी आई, यानी ये एम वी एफ के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और वी आई के साथ भी मल्टीप्लाई होगा ओवर टी। नाउ एम वी एफ फाइनल मोमेंटम होता है, एम और वी मोमेंटम होता है ना, एफ से यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो इसको हम बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम, यानी डेल्टा पी ओवर टी। तो यही वाला फार्मूला है ना, एफ इज़ इक्वल टू डेल्टा पी ओवर टी। बहरहाल ये ज़ुबानी यहाँ पर यूज़ करना है आप, ओके। आपने क्या मालूम करना है? चेंज इन मोमेंटम, यानी डेल्टा पी मालूम करना है आपने, ओके। तो डेल्टा पी यहीं पर रख लो। ये जो टाइम नीचे डिवाइड हो रहा है, ये इधर आके फोर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ एफ मल्टीप्लाई टी इज़ इक्वल टू डेल्टा पी, ओके। अब एफ भी आपके पास है और टी भी आपके पास है, तो डेल्टा पी किसके बराबर निकलेगा? एफ की वैल्यू है बच्चों 240 मल्टीप्लाई टी की वैल्यू है 0.25, ओके। नाउ वी मल्टीप्लाई 240 मल्टीप्लाई 0.25 तो कितना निकलता है? 60 आंसर आ गया, ठीक है। अब डेल्टा पी यानी चेंज इन मोमेंटम बराबर होता है 60 के। यूनिट क्या होगा? मोमेंटम का यूनिट वही न्यूटन सेकंड होता है, ठीक है। पार्ट 1 आपने सॉल्व कर लिया ना। पार्ट 2 कहता है
स्टेट द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। आपने चेंज इन मोमेंटम मालूम कर लिया, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन निकलती है फार्मूले से। देखें, फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, टाइम स्केलर है, तो वेक्टर मल्टीप्लाई स्केलर तब जाके निकलता है वेक्टर। तो चेंज इन मोमेंटम की जो डायरेक्शन है ना वो फोर्स वाली होनी है। तो आपने यहाँ पर लाइन में लिख लेना है, मैं नहीं लिख रहा, आपने कहना है कि जो चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन है वो फोर्स वाली होनी है। अब बच्चों न्यूमेरिकल 2.8 समझो आप। कहता है एन एरोप्लेन मूविंग ओरिजोनटली। तो मैंने एक ये मान ले, ये जो ग्रीन कलर का ना ये एक एरोप्लेन है, ये ओरिजोनटली मूव कर रहा है। ठीक है, मैंने इस तरह से ये एरो से क्या शो करने की कोशिश की है कि ये इधर की तरफ ऐसे ओरिजोनटली जा रहा है। ठीक हो गया, मूविंग ओरिजोनटली एट द स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी स्पीड क्या है, 200 है। इसको मैं क्या कहूँगा, मैं इसको कहूँगा वी आई इनिशियल स्पीड, और चूंकि एक्स एक्सिस की तरफ है ना तो मैं कहूँगा वी आई एक्स। समझियो ना, क्योंकि ये ओरिजोनटली जा रहा है, ओरिजोनटल एक्सिस कौन सा होता है, एक्स एक्सिस, तो इसकी ये जो स्पीड है ये वी आई एक्स कहलाएगी। ठीक है, तो गिवन डाटा में वी आई एक्स की कितनी वैल्यू है, 200 है। ओके, एट अ हाइट ऑफ 8 किलोमीटर। अब ये जो इसकी हाइट है बच्चे ये 8 किलोमीटर है। अब जो हाइट होती है ना वो वर्टिकल डिस्टेंस होता है, तो आप हाइट को y से भी जाहिर कर सकते हो। तो मैं कहता हूँ जो हाइट है दरअसल वो y है, वर्टिकल डिस्टेंस, और वो 8 किलोमीटर है, और किलो की वैल्यू होती है 1000, तो 8 मल्टीप्लाई 1000 1000 होता है 8000, यानी किलोमीटर को मीटर में तब्दील करेंगे तो 8 किलोमीटर 8000 मीटर के बराबर आ जाएगा। ये क्या है, ये y है, वर्टिकल डिस्टेंस है। ओके, तो इस हाइट के ऊपर टू ड्रॉप आ बॉम्ब, वो एक बॉम्ब फेंकता है यहाँ से ऑन अ टारगेट, एक टारगेट के ऊपर। तो देखो बच्चों, अगर उसने एरोप्लेन ने यहाँ से बॉम्ब फेंका है ना तो बॉम्ब ऐसे प्रोजेक्टाइल की शक्ल में नीचे की तरफ गिरेगा, यूं तिरछा। ओके, तो वो ऐसे ऐसे नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, फाइंड द ओरिजोनटल डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट द बॉम्ब बी रिलीज्ड, यानी जिस पॉइंट पे टारगेट है और जिस पॉइंट पे बॉम्ब को रिलीज़ किया गया है ना, ये ओरिजोनटल डिस्टेंस x मालूम करना है। फाइंड द ओरिजोनटल डिस्टेंस यानी x मालूम करना है फ्रॉम द टारगेट द बॉम्ब बी रिलीज्ड, टारगेट से लेके जहाँ तक बॉम्ब रिलीज़ किया गया है। तो टू फाइंड x ओरिजोनटल डिस्टेंस। ओके, अब आपने सॉल्यूशन की तरफ मूव करना है। देखें, हमने पढ़ा है डिस्टेंस बराबर होता है v स्पीड मल्टीप्लाई t टाइम। अब मैं इसी डिस्टेंस को ओरिजोनटल डिस्टेंस x के लिहाज से लिख लेता हूँ। तो डिस्टेंस अगर ओरिजोनटल होगा तो v को मैं फिर वी आई एक्स लिखूँगा और साथ में टाइम आ जाएगा। अब ये वाला फार्मूला है जिससे मैं x निकाल सकता हूँ, लेकिन बच्चे मेरे पास टाइम नहीं है। ओके, तो मैं पहले टाइम निकालूंगा और फिर टाइम को मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा और फिर x निकाल लूँगा। ठीक हो गया, तो टाइम के लिए आपने यूज़ करनी है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। अब आपने इस इक्वेशन को चेंज करना है वर्टिकल के लिहाज से, क्योंकि ओरिजोनटल के लिहाज से तो चेंज कर ही नहीं ना सकते, ओरिजोनटल डिस्टेंस ही तो मालूम करना है। तो आपने किसके लिहाज से चेंज करना है, वर्टिकल के लिहाज से। ओके, अगर मैं इस s डिस्टेंस को y की साथ रिप्लेस करता हूँ वर्टिकल डिस्टेंस के साथ, तो फिर मुझे वी आई को वी आई वाई कहना पड़ेगा वर्टिकल डिस्टेंस इनटू टाइम प्लस 1/2 एक्सेलरेशन बन जाएगा g, वर्टिकल में a बराबर हो जाता है ना g के, और g t का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपने लाइन लगा लेनी है। अब देखें ज़रा, वी आई वाई की कोई वैल्यू है नहीं है, तो हम कॉन्सेप्ट से यूज़ करेंगे। देखें, जो वी आई एक्स है वो 200 है, इस पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी कोई नहीं है, सारी की सारी वेलोसिटी क्या है, ओरिजोनटल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी 0 है, समझियो ना, उसने ओरिजोनटली बॉम्ब फेंका है, वर्टिकली नीचे की तरफ नहीं फेंका। तो फिर वी आई वाई क्या हो जाएगा, 0। अब वी आई वाई अगर 0 होगा तो 0 मल्टीप्लाई टाइम, ये भी 0 हो जाएगा, तो y बच जाएगा। मैं लिख लेता हूँ y इज इक्वल टू
ये सारा फैक्टर 0 हो गया, तो 1/2 GT²। ठीक हो गया। अब देखें y कितना है, y की वैल्यू आपके पास है 8000, तो 8000 इज इक्वल टू 1/2, g की वैल्यू बचे 9.8 होती हैं, और g के साथ क्या है, t² भी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, 2 को अगर मैं 9.8 पर कैंसिल करता हूँ तो वो आता है 4.9, तो 8000, अच्छा 4.9 t² से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके 4.9 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना, इज इक्वल टू t²। अब आपने कैलकुलेटर करना है, 8000, दिस इज 8000 डिवाइडेड बाय 4.9 डिवाइडेड बाय 4.9 इज इक्वल टू 1632.65। तो मैं लिख लेता हूँ t² इज इक्वल टू, ये ऊपर कर लेते हैं, 1632.65। ठीक हो गया। अब t के अंडर रूट कर लेते हैं यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी अंडर रूट आ जाएगा, तो ये अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो t कितना निकलेगा, इसी वैल्यू को मैं अंडर रूट करता हूँ, तो अंडर रूट 1632.65 ये निकलता है बच्चे 40.40 या 40.40 कहते हैं इसको। ठीक है, तो टाइम निकलता है 40.40। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड, तो मैंने यहाँ पर सेकंड खुद से लिख लिया। ठीक है, अब सुने ज़रा, आपको मालूम करना है x। आपने x का ये वाला फार्मूला निकाला था जिसमें VIX मल्टीप्लाई टाइम है, तो उस मकसद के लिए मैंने यहाँ पर टाइम निकाला हुआ। ठीक है, अब x का फॉर्मूला दोबारा यूज़ कर लो, x इज इक्वल टू VIX। VIX आपके पास होता है 200, तो VIX की जगह 200 पुट करो, मल्टीप्लाई टाइम की जगह 40.40 यूज़ कर लो। अब आपने 40.40 वाली ये जो वैल्यू एस एच लिखी है ना, इसको 200 से मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लाई 200 क्या निकलता है, 80। ठीक है, 0.8 उसको छोड़ देते हैं, तो x की वैल्यू निकलती है 80। ओके, अब देखें x क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। ओके, यहाँ तक आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने बुक में भला क्या किया हुआ है कि इस डिस्टेंस को किलोमीटर में लिया है, तो आपने क्या करना है, आपने 1000 पे डिवाइड कर देना है। ये मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ तक का आंसर बिल्कुल ठीक है। अगर कोई किलोमीटर में जाना चाहता है ना, तो इसको 1000 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8.08। ओके, और वो मीटर की जगह अब बन जाएगा किलोमीटर, 8.08 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये था आपका न्यूमेरिकल 2.8। अब मूव करते हैं न्यूमेरिकल 2.9 पर। कह रहा है कि वाई डज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल रिमेन सेम। उसने कहा कि रेंज क्यों सेम रहती है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज चेंज फ्रॉम द थीटा टू थीटा प्राइम, जब एंगल चेंज होकर थीटा से थीटा प्राइम हो जाता है, और थीटा प्राइम बराबर होता है 90 माइनस थीटा के। सही है, पहले यहाँ तक सॉल्व कर लो, आगे मैं नहीं पढ़ रहा, आगे मैं बाद में पढ़ाऊँगा। देखें, वो कहता है कि पहले आपके पास एंगल है थीटा, और फिर चेंज होके हो जाता है थीटा प्राइम, और थीटा प्राइम कितना दिया गया है, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब सुनिएगा ज़रा, अगर थीटा एंगल होगा तो उस पर रेंज होगी, उसको मैं जस्ट आर कह दूंगा ना, यानी थीटा एंगल पे रेंज के फार्मूले में एंगल आता है ना, अभी आप सॉल्व करोगे ना तो रिवाइज हो जाएगा। तो रेंज के फार्मूले में थीटा आएगा ना, तो इस थीटा एंगल पे जो रेंज होगी उसको आर कह दो, तो फिर थीटा प्राइम एंगल पे जो रेंज होगी उसको फिर आर प्राइम कह देना चाहिए। उसूलन तो यही बनता है। तो अब वो कहता है कि वाई डज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल रिमेन सेम। कह रहा है कि एंगल को चेंज भी कर रहे हो लेकिन रेंज सेम रह रही है। अगर रेंज सेम रह रही है तो मैं लिख सकता हूँ आर इज इक्वल टू आर प्राइम। ऐसे ही है ना, पुरानी रेंज थीटा एंगल पे और नई रेंज थीटा प्राइम एंगल पे, ये दोनों सेम रह रही हैं। अगर ये सेम रह रही हैं तो मुझे ये साबित करना है। ठीक है,
तो मैं यूज़ करूँगा रेंज का फार्मूला। रेंज बराबर होती है vi² ओवर g इंटू साइन 2 थीटा। मैं इसको बॉक्स कर लेता हूँ, ये रेंज का फार्मूला है। ओके, अब मैं रेंज को चेंज करके रेंज प्राइम का फार्मूला लिखूँ ना, तो वो क्या बनेगा, vi² ओवर g साइन 2 थीटा की जगह थीटा प्राइम आ जाएगा, क्योंकि अगर रेंज के ऊपर प्राइम लिखा है तो थीटा के ऊपर भी प्राइम आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखिएगा ज़रा, रेंज प्राइम विल बी इक्वल टू vi² ओवर g साइन 2 थीटा की जगह मैं क्या लिख लूँगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि सॉरी ये थीटा प्राइम है ना, तो थीटा प्राइम की जगह मैं क्या लिखूँगा, 90 माइनस थीटा। सो 90 माइनस थीटा। ओके, नेक्स्ट सुने ज़रा, रेंज प्राइम विल बी इक्वल टू vi² ओवर g साइन, देखें ये साइन है, 2 को अंदर आप मल्टीप्लाई कर दें, तो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 290 से मल्टीप्लाई होके 180 देगा, माइनस 2 थीटा से मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये दे देगा 2 थीटा। ठीक है, यहाँ पर आपको एक थोड़ी सी मुश्किल बात बताने लगा हूँ, आपको याद रखनी पड़ेगी। बच्चे अगर आपके पास एक फार्मूला हो ना, साइन a माइनस बी, क्या फार्मूला है, साइन a माइनस बी, तो ये खुलता भला कैसे है, साइन a कोज b माइनस कोज a साइन b। ये वाला फॉर्मूला जुबानी याद रखना पड़ेगा। अगर आपके पास हो साइन a माइनस बी, तो इसको मैं ओपन करके क्या लिख सकता हूँ, साइन a कोज b, दरमियान वाला माइनस माइनस में आ गया, फिर कोज a साइन b मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मैंने ये फार्मूला क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर भी ऊपर मेरे पास क्या था, साइन a 180 आ रहा है, माइनस b की जगह 2 थीटा आ रहा है, तो पहली वाली वैल्यू को मैं एज a कंसीडर करने वाला हूँ और दूसरी वाली वैल्यू को मैं b कंसीडर करने वाला हूँ, तो ये बन नहीं गया साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी। ओके, तो ये लिख लेते हैं, रेंज प्राइम, एक सेकेंड, हाँ जी, रेंज प्राइम विल बी इक्वल टू vi² ओवर g। अब साइन को ओपन करके क्या, ये वाला वही वाला है ना, तो साइन a मतलब साइन 180, ठीक है, कोज b तो कोज 2 थीटा, b वाला 2 थीटा है ना, माइनस कोज a तो कोज 180 इंटू साइन b तो साइन 2 थीटा। ठीक हो गया, ये वाला फॉर्मूला खुल के एज सच आ गया। अब नेक्स्ट सुनिएगा ज़रा, रेंज प्राइम इज इक्वल टू vi² ओवर g इंटू साइन 180। बच्चे साइन 180 हो जाता है 0, साइन 180 क्या होता है, 0, तो अब साइन 180 0 को कोस 2 थीटा जितना भी हो, आप 0 को इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो ये सारा ही क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 0 जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो सारा ही 0 कर देता है। ओके, अब नेक्स्ट सुनिएगा, ये माइनस बच गया, कोस 180 आप कैलकुलेटर करें ज़रा, कोस 180 होता है माइनस का 1, क्या होता है, माइनस का 1, तो कोस 180 की जगह -1 आ गया और एक माइनस पहले से मौजूद है, तो माइनस और माइनस का 1 प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का क्या बचेगा, साइन 2 थीटा, क्या बचेगा, साइन 2 थीटा। ओके, कोस 180 -1 हो गया, तो अब कोस 180 ख़त्म हो गया ना, उसकी वैल्यू -1 आ गई, -1 इंटू माइनस +1, +1 इसको इस साइन 2 थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो साइन 2 थीटा ही रहेगा ना। तो अब रेंज प्राइम किसके इक्वल आई, vi² ओवर g साइन 2 थीटा, रेंज किसके बराबर थी, vi² ओवर g साइन 2 थीटा। तो ये साबित नहीं हो गया कि रेंज और रेंज प्राइम क्या है, इक्वल हैं। तो यही बात उसने की थी कि अगर थीटा चेंज होके थीटा प्राइम बन जाए सच दैट कि थीटा प्राइम 90 माइनस थीटा के इक्वल है, तो इस हालत में रेंज और रेंज प्राइम सेम रहते हैं। लिहाजा मैंने यहाँ पर प्रूव करके दिखा दिया
रेंज को तो आप सॉल्व नहीं ना कर सकते, आप रेंज प्राइम को सॉल्व कर लिया आप, ठीक है। यहाँ पर सबसे मुश्किल चीज़ है ये वाला फार्मूला, ये ज़ुबानी याद हो जाएगा तो कोई मसला नहीं रहेगा। आगे चलते हैं, यहाँ तक अभी पढ़ा था। कहता है कि ऑल्सो शो दैट फॉर द कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात मैं MCQs में भी कर चुका हूँ। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे दो एंगल्स होते हैं, दो एंगल्स हैं लेकिन उन पे रेंज सेम आती है। अब देखिए यहाँ पर एक एंगल था थीटा और दूसरा एंगल है थीटा प्राइम, और थीटा प्राइम थीटा से अलग है लेकिन रेंज दोनों में बहरहाल सेम आ रही है। ऐसे एंगल्स को नाम देते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, ठीक है। ऑल्सो शो दैट फॉर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी इन एंगल्स पर द रेशो R ओवर R प्राइम इज इक्वल टू 1। अब आप देखें ना, रेंज R क्या है, रेंज है, R प्राइम भी उतनी ही रेंज है। आप सेम वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं तो क्या वो 1 नहीं आता? 1 ही तो आता है ना। देखो आप 5 ओवर 5 करते हो तो जवाब कैंसिल होके 1 आ जाता है। तो अगर रेंज और रेंज प्राइम सेम है, आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो इक्वल टू 1 ही आना है ना, जब दोनों बराबर हैं। अब बच्चों मूव करते हैं न्यूमेरिकल 2.10 के ऊपर। इस न्यूमेरिकल के ना दो पार्ट्स हैं। पार्ट 1 मैं आपको इस पेज पे समझाऊंगा और पार्ट 2 मैं आपको अगले पेज पे समझाऊंगा। समझिएगा ज़रा। आ ट्रॉली, मैंने यहाँ पर एक ट्रॉली बना ली है। आ ट्रॉली ऑफ मैस 1.0 kg मतलब 1 kg। तो इस ट्रॉली का जो मैस है मैंने उसको लिखा है M1 के साथ, ठीक है, वो 1 kg है, ओके। मूविंग विद द वेलोसिटी 1.0 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चे इसी की वेलोसिटी को मैंने v1 के साथ लिखा है और वो है 1.0 यानी 1 मीटर पर सेकेंड। कोलाइड्स विद द सिमिलर ट्रॉली, ये वाली ट्रॉली एक और ट्रॉली से कोलाइड कर रही है। सिमिलर का मतलब है एक जैसी। जब एक जैसी है ना तो इसका मैस भी 1 kg होना है। यही सिमिलर का मतलब होता है ना कि अगर इसका मैस 1 kg है और ये वाली इसके सिमिलर है तो फिर इसका मैस M2 भी 1 kg होगा। 1 और 2 लिख, M1 और M2 लिखने से मुराद है ये पहली ट्रॉली है और ये दूसरी ट्रॉली है, ठीक है। विद अ सिमिलर ट्रॉली एट रेस्ट। अब दूसरी जो ट्रॉली है ना ये वाली, वो रेस्ट के ऊपर है तो फिर इसकी वेलोसिटी v2 कितनी होनी है, 0 हो जानी है, ओके। ये वाली मुझे जनरल स्टेटमेंट दी गई है, बाकी जो पार्ट्स हैं उनमें स्पेशल चीज़ होगी। सुनिएगा ज़रा। कह रहा कि आफ्टर कोलिजन, पहले पार्ट में कहता है कि ये दोनों टकराते हैं एंड द फर्स्ट ट्रॉली कम्स टू रेस्ट। टकराने के बाद पहली ट्रॉली जो है ना वो v1 प्राइम, देखो टकराने से पहले उनकी वेलोसिटी v1 थी, टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी v1 प्राइम है। तो टकराने के बाद फर्स्ट ट्रॉली कम्स टू रेस्ट तो v1 प्राइम 0 हो गई। रेस्ट का मतलब यही होता है ना। वाइल द सेकेंड स्टार्ट्स मूविंग विद द वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। तो अब सेकेंड ट्रॉली की वेलोसिटी यानी v2 प्राइम बन गई 1 मीटर पर सेकेंड, ओके। इन द सेम डायरेक्शन शो दैट, आपने क्या बताना है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिक कोलिजन। आपने उनको इस न्यूमेरिकल में उनको ये बताना है कि ये जो एग्जाम्पल दी गई ना, दिस इज़ इलास्टिक कोलिजन, ये इलास्टिक कोलिजन की एग्जाम्पल है। तो इलास्टिक कोलिजन क्या होती है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है, वही होती है ना इलास्टिक कोलिजन। तो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। अब काइनेटिक एनर्जी पहले मैस 1 की देख लो, बिफोर कोलिजन पहले मैस 1 की जमा मैस 2 की। तो 1/2 मैस 1 कितना है, चलो पहले ऐसा करते हैं, मैं जनरल स्टेटमेंट लिखता हूँ। 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। ये बिफोर कोलिजन दोनों ट्रॉलीज की काइनेटिक एनर्जी को जमा करके आएगी, ओके, इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन क्या होगा, 1/2 m1 v1 प्राइम स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 प्राइम स्क्वायर, ओके हो गया। अब वैल्यूज़ यूज़ करो। 1/2 m1 बचो कितना है 1 इंटू v1 कितना है अगेन 1, तो 1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, प्लस 1/2 m2 बचो कितना है अगेन 1, m2 के साथ v2 0 है तो 0 का स्क्वायर आ जाएगा, इज़ इक्वल टू, ऐसा करता हूँ दूसरे कलर से लिख लेता हूँ,
1/2 m1 कितना है बच्चों, वो तो 1 ही रहने वाला है। v1 प्राइम कितना है, v1 प्राइम तो 0 है, तो 0 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1/2 m2 कितना है, वो भी 1 है, m2 1 है ना, इंटू v2 प्राइम तो 1 ही है और उसका स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 2 3 और 4 वैल्यूज़ में से ना 2 वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। कैसे, ये 0 है, 0 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 0, और 0 जिससे भी मल्टीप्लाई डिवाइड होगा वो सबको 0 कर देगा, तो 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती है, फारिग हो गया। यहाँ पर भी 0 का स्क्वायर 0 होता है, जिससे भी मल्टीप्लाई डिवाइड होगा उसको भी क्या कर देगा, 0 ही कर देगा। अब ये वाली वैल्यू बची और ये वाली वैल्यू बची, ठीक हो गया। तो 1/2 देखें, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 × 1 ये भी 1 ही हो जाएगा, वो 1 इंटू 1/2 तो 1/2 ही आ जाएगा। कहने की बात है कि 1 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा उस पर कोई चेंज नहीं ना लाता होता, तो 1/2 ही अल्टीमेटली आ जाएगा इस साइड के ऊपर, इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 वही सारी चीज़ होगी, तो ये भी क्या बच जाएगा, जस्ट 1/2 बच जाएगा। अब ये साबित हो गया कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो ये कोलिजन कौन सी हुई, इलास्टिक कोलिजन ना, तो काइनेटिक एनर्जी ये हमने शो कर दिया, शो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ इलास्टिक कोलिजन, ये साबित हो चुका है। अब हम चलते हैं पार्ट 2। अभी हम पढ़ेंगे इसी सवाल का पार्ट 2। कहता है आफ्टर कोलिजन। देखिए ये जो बिफोर कोलिजन वाली लाइंस थी ना, ये सेम रहेंगी, यानी ये 2 ट्रॉलीज़ हैं, ठीक है, और पहली का मैस m1 1 kg और पहली की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड, दूसरे का मैस 1 kg और उसकी वेलोसिटी 0 यानी वो रेस्ट पे है। ये दोनों केसेस का, दोनों पार्ट्स का जनरल केस है, ठीक है। सो आफ्टर कोलिजन दे स्टिक टुगेदर। अब टकराने से पहले दोनों अलग थी, टकराने के बाद वो दोनों ट्रॉलीज़ आपस में जुड़ गई हैं, ठीक है, एंड मूव अवे विद द वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकेंड। जब ये दोनों स्टिक हो गई हैं ना, आपस में जुड़ गई हैं, तो उनकी कॉमन वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकेंड है। शो दैट आपने बताना है इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, हमने यहाँ पर साबित करना है कि ये इन इलास्टिक कोलिजन है। पार्ट 1 में हमने बताया था कि ये इलास्टिक कोलिजन की मिसाल थी जो वो वाली थी, और ये इन इलास्टिक कोलिजन है। इन इलास्टिक कोलिजन ऐसी कोलिजन होती है जिसमें काइनेटिक एनर्जी इनिशियल डज नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है। टकराने से पहले काइनेटिक एनर्जी और टकराने के बाद की काइनेटिक एनर्जी बराबर नहीं होती, ऐसी कोलिजन इन इलास्टिक है। अब अगर तो ये साबित हो गया कि दोनों एनर्जीज अनइक्वल हैं, तो हम कह देंगे कि ये इन इलास्टिक कोलिजन है। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी इनिशियल निकालते हैं, 1/2 m1 v1 स्क्वायर, ये मैस 1 की काइनेटिक एनर्जी है, प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर, ये मैस 2 की काइनेटिक एनर्जी है। और जब आप इन दोनों को प्लस कर रहे हो तो ये कंबाइंड पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है बिफोर कोलिजन, इज़ इक्वल टू, हमने साबित करना है कि ये इक्वल है या नहीं है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल 1/2। अब देखें जो मैस है ना वो कंबाइन हो चुका है, क्योंकि ये दोनों ट्रॉलीज आपस में जुड़ गई हैं, तो उनका मैस मैं लिखूंगा m1 + m2। देखें m1 भी 1 kg था और m2 भी 1 kg है, तो जब आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो 1 kg + 1 kg हो जाएगा 2 kg, ओके। तो यहाँ पर मैस कंबाइन शक्ल में आएगा m1 + m2, ठीक हो गया। और इनकी जो वेलोसिटी है, पहले तो देखा हमने कि v1 अलग थी और v2 अलग, यानी पहली ट्रॉली की अपनी वेलोसिटी और दूसरी ट्रॉली की अपनी वेलोसिटी। लेकिन जब दोनों कंबाइन हो गए आफ्टर कोलिजन तो उनकी कॉमन वेलोसिटी को मैंने v प्राइम कहा है, तो v प्राइम आप लिख दोगे और उसकी वैल्यू कितनी है 0.5 मीटर पर सेकेंड। अब आप वैल्यूज़ पुट करना है यहाँ पे, 1/2 m1 बचो कितना है 1 kg, v1 भी कितना है वो भी 1 है, तो v1 का स्क्वायर भी है, प्लस 1/2 m2 कितना है अगेन 1 इंटू v2 की वैल्यू तो 0 है, तो 0 का स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 m1 + m2।
m1 प्लस m2 मैंने यहाँ पर पहले से 2 kg निकाल के रखा हुआ है, सो 2 आ गया इंटू वी प्राइम। वी प्राइम कितना है 0.5। ओके, तो एक और बात देखिए, वेलोसिटी का स्क्वायर होता है जो मैंने पहले यहाँ पर मिस कर दिया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है 1/2m, यहाँ पर कंबाइंड शक्ल में आएगा, और v का स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर, तो यहाँ पर 0.5 का भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अगली बात 1 का स्क्वायर 1 होता है, मल्टीप्लाई करें तब भी 1 आ जाएगा, और 1/2 ही रहेगा जब 1 उससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, और 0 जिससे भी मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा उसको 0 कर देगा, तो ये 0 ख़त्म हो जाएगा, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये 1/2 आ जाएगा। एज सच इज़ इक्वल टू, यहाँ पर 2 से कैंसिल हो जाएगा, और पीछे बच जाएगा 1, वो मल्टीप्लाई होकर कोई फ़र्क नहीं करेगा, ये बच जाएगा 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप सुनिएगा ज़रा। 1/2 को कैलकुलेटर करें तो आता है 0.5, और ये है 0.5 का स्क्वायर। क्या ये बराबर हैं? आंसर इज़ नो, क्योंकि एक सिंगल वैल्यू है और एक 0.5 मतलब उसी वैल्यू का स्क्वायर है, तो सिंगल वैल्यू और स्क्वायर वाली वैल्यू आपस में बराबर नहीं हो सकती। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ये निकली है आपके पास, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल ये निकली। जब ये दोनों बराबर नहीं ना, तो ये इन इलास्टिक कोलिजन की मिसाल है। ओके, मूव टू 2.11 न्यूमेरिकल। अ रेलवे वैगन ऑफ मैस 4 × 10⁴ kg। तो सबसे पहले मैंने मैस, पहला मैस है तो मैंने m1 लिख दिया, और सेम वैल्यू 4 × 10⁴ मैस 1 को मेंशन कर दिया। मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर/सेकेंड, तो इसकी वेलोसिटी को v1 कहेंगे, और उसकी वैल्यू कितनी है 3 मीटर/सेकेंड। कोलाइड, वो टकराती है विद एन अदर वैगन, एक और वैगन के साथ, ऑफ मैस 2 × 10⁴ kg। अब ये मैस 2 है, दूसरा मैस है, और इसकी वैल्यू 2 × 10⁴ kg आ गई। विच इज़ एट रेस्ट, अब दूसरा मैस रेस्ट के ऊपर है, तो v2 यानी दूसरे मैस की वेलोसिटी 0 हो गई। ठीक है, दे स्टिक टुगेदर, यानी ये जुड़ जाते हैं, टकराने के बाद ये जुड़ जाते हैं, एंड मूव ऑफ टुगेदर, और फिर वो इकट्ठे मूव करते हैं। जैसे पिछले केस में दोनों ट्रॉलीज आपस में जुड़ गई थी और सिंगल वेलोसिटी से मूव कर रही थी। देन फाइंड देयर कंबाइंड वेलोसिटी, अब इनकी कंबाइंड वेलोसिटी आपने मालूम करनी है। देखें, टकराने से पहले वेलोसिटी को हमने v1 और v2 के साथ मेंशन किया है, तो टकराने के बाद किससे मेंशन करना था, v1 प्राइम और v2 प्राइम से। अब v1 प्राइम और v2 प्राइम आपस में बराबर हैं, क्योंकि दोनों वैगन्स आपस में स्टिक हो गई हैं, जुड़ गई हैं, तो उनकी वेलोसिटी बराबर हो जाएगी। तो जब उनकी वेलोसिटी बराबर है ना, तो मैं उनको v1 या v2 से लिखने की बजाय सिंपल v प्राइम से लिख लूँगा, क्योंकि अब वो सिंगल जो है ना, वो सिंगल कंबाइंड वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज़ करेंगे। m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपल v प्राइम लिखूँगा, तो v प्राइम प्लस m2 की जगह m2 v2 प्राइम की जगह भी मैं क्या लिखूँगा, सिंपल v प्राइम लिखूँगा, क्योंकि v1 प्राइम हो या v2 प्राइम हो, वो दोनों ही v प्राइम के इक्वल है। ओके, अब इसमें v प्राइम यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो आप इसको कॉमन निकाल सकते हो। तो m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू v प्राइम आप कॉमन कर लें, यहाँ पर पीछे बच जाएगा, इधर m1 बच जाएगा और प्लस का m2 बच जाएगा। अब आपको क्या मालूम करना है, आपको यही v प्राइम चाहिए ना, तो v प्राइम इधर ही रख लो, उसके साथ m1 प्लस m2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, उसको उधर जाके बाद में डिवाइड कर देना, अभी वैल्यूज़ पुट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर m1 की सबसे पहले वैल्यूज़ पुट करते हैं। m1 की वैल्यू है 4 × 10⁴, ये किसकी वैल्यू है, m1 की, इंटू v1 कितना है जी, 3 है,
ओके प्लस, अच्छा मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, देखिए m2 की वैल्यू मैं यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर, लेट सपोज मैं लिख लेता हूँ इनटू V2 जब करूँगा ना तो V2 कितना है 0, तो m2 को भी 0 कर देगा V2 मल्टीप्लाई होके, तो ये सारा फैक्टर ही क्या हो जाना है 0, तो हम अपना टाइम बचाते हैं और इसको नहीं लिखते, ठीक है, ये सारा फैक्टर 0 हो चुका है। अब इक्वल की दूसरी तरफ है m1 प्लस m2, तो m1 है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 m1 है, प्लस करना है इसमें m2, और m2 कितना है 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 है, ठीक हो गया, इंटू वी प्राइम। वी प्राइम जो है वो तो आपने मालूम करना है, तो वी प्राइम एज सच आ जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट सुने ज़रा, ये जो 3 है ये 4 के साथ मल्टीप्लाई होके 12 देगा, 3 4 12 होता है, सो 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 ये साइड पे आ जाएगा, इज़ इक्वल टू, यहाँ पर 10 की पावर 4 और 10 की पावर 4 कॉमन कर लिया जाएगा इसको, तो अंदर बचेगा 4, ये वाला बच गया, दरमियान में प्लस बच जाएगा और ये बच जाएगा 2, और 10 की पावर 4 हम क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे, इनटू वी प्राइम आ जाएगा। नेक्स्ट देखें 10 की पावर 4 इस साइड पे भी मल्टीप्लाई हो रही, इस साइड पे भी मल्टीप्लाई हो रही, तो ये कैंसिल हो गई, तो पीछे बच जाएगा 12 इस साइड पे, और इस साइड पे बच जाएगा 4 + 2 6 बच जाएगा, इनटू वी प्राइम बच जाएगा। नेक्स्ट देखो v प्राइम के साथ 6 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो 6 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, लिहाजा 12/6 इक्वल्स टू v प्राइम, ओके, 6 1 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12, सो v प्राइम विल बी इक्वल टू 2, ओके। अब चूंकि v वेलोसिटी है या स्पीड है तो इसका यूनिट क्या होना है मीटर पर सेकेंड, सो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब मूव करते हैं अपने आखिरी न्यूमेरिकल 2.12 के ऊपर, कहता है अ कार विद मैस 575 kg, तो ये पहला मैस है, इसको m1 कह देते हैं 575 kg, मूविंग एट द स्पीड 15.0 मीटर पर सेकेंड, तो 15 मीटर पर सेकेंड या 0.0 की कोई वैल्यू नहीं है, ये v1 है, ठीक है, पहली वेलोसिटी। स्मैशेस यानी टकराव होता है इनटू द रियर एंड, रियर एंड मतलब पिछले हिस्से पे, ऑफ आ कार, एक कार, ये पहली कार है जिसका मैस और वेलोसिटी ये है, ये दूसरी कार के पिछले हिस्से पे टकराती है, ठीक हो गया, विद मैस 1575 kg, तो यहाँ पर मैस कितना है m2 1575 kg, ये फ़र्क याद रखना है, पहला मैस 575 है 575 और दूसरा मैस 1575 यानी 1000 ज़्यादा है, ठीक है। मूविंग एट 5 मीटर पर सेकेंड, तो v2 है 5 मीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन, ओके। आपने मालूम क्या करना है, आपने ए और बी पार्ट इसके मालूम करने, व्हाट इज़ द फाइनल वेलोसिटी, यानी आपने फाइनल वेलोसिटी मीन टकराने के बाद वाली वेलोसिटी मालूम करनी है, इफ़ द रेक्ट कार यानी तबाह हुई कार, टूटी हुई कार, लॉक टुगेदर, इस पॉइंट को समझे ज़रा, रेक्ट कार लॉक टुगेदर मीन्स वो जो दोनों कारें हैं ना वो आपस में लॉक हो गई हैं, यानी वो जुड़ गई हैं, लॉक होने का ये मतलब है ना कि दो चीज़ें आपस में इकट्ठी हो जाएं, तो जो दो कार हैं, पहला मैस जो टक्कर मार रहा है और दूसरा मैस जिसको टक्कर लग रही है, ये दोनों मैसेज आपस में लॉक हो चुके हैं, यानी ये टकराने के बाद इकट्ठे हो चुके हैं, इनकी फाइनल वेलोसिटी, तो यहाँ पर पिछले वाला केस आएगा कि v1 प्राइम इक्वल्स टू v2 प्राइम इक्वल्स टू v प्राइम, क्योंकि अब ये कंबाइन वेलोसिटी से आगे मूव कर रहे थे, ओके। नंबर 2, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन कोलिजन। अब देखिए ज़रा, मैंने बात पिछले लेक्चर्स में बताई हुई है कि जो इन इलास्टिक कोलिजन होती है ना, उसमें जो दो मैसेज हैं वो टकराने के बाद जुड़ जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो यहाँ पर पता चल रहा है कि दोनों मैसेज कंबाइन हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये इन इलास्टिक कोलिजन है। जब ये इन इलास्टिक कोलिजन है ना, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी ज़ाया होनी है, तो हमने वो भी मालूम करनी है कि कितनी काइनेटिक एनर्जी ज़ाया हुई है। सबसे पहले तो वही वाला केस पुट करेंगे, हम सॉल्व करेंगे ए को, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि सॉल्व कर रहे हैं पार्ट ए को, ठीक है। m1
V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू, इस साइड पे मैं वो वाला केस अब ज़ुबानी लिख रहा हूँ, मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। वो ये था कि ब्रैकेट में आ चुका है M1 प्लस M2 और V प्राइम कॉमन आ जाएगा। तो अब मैंने इसको सारा वो वाला प्रोसेस रिपीट नहीं किया, ठीक है। अब वैल्यूज़ यूज़ करो, यहाँ पर कोई भी चीज़ ज़ीरो नहीं होनी, क्योंकि V2 पिछली बार ज़ीरो हो गया था ना, तो हमारा एक स्टेप कम हो गया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होना। तो वैल्यूज़ यूज़ करते हैं। M1 की वैल्यू है 575 M1 की जगह इंटू V1 है 15 यानी 15 प्लस M2 की वैल्यू है 1575 1575 ये M2 आ गया इंटू V2 जस्ट 5 है, ओके, इज इक्वल टू M1 प्लस M2। M1 है 575 प्लस M2 है आपके पास 1575 इंटू V प्राइम। अच्छा सुनो बच्चों, मैंने यहाँ पर ना कैलकुलेशन पहले से कर ली और टाइम बच गया। ये जो 575 है, ये 15 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा ना, तो आंसर निकलेगा 8625, ओके। प्लस ये था 1575 इंटू 5, ये दोनों को कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करना तो आंसर आता है 7875 इज इक्वल टू, जब आप 575 में 1575 प्लस करते हैं ना, ये यहाँ पर प्लस करना है आप, तो ये आता है 2150 और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था V प्राइम, तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है V प्राइम। ये कैलकुलेशन आपने कैलकुलेटर पे कर लेनी है। उसके बाद जब आप इन दोनों को प्लस करते हैं तो आपके पास निकलता है 16,500, ओके। लास्ट चीज़ 2150 V प्राइम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब मैं उसको इस साइड पर लेकर आया तो वो इन दोनों के प्लस करने के आंसर के नीचे डिवाइड हो गया। ये प्लस करोगे तो 16,000 आ जाएगा 500 और ये 2150 इधर आके डिवाइड हो गया, सिंपल। तो इधर बच गया जस्ट V प्राइम। लास्ट पे आपने कैलकुलेटर पे इन दोनों को डिवाइड करना है और आपके पास V प्राइम का आंसर निकलेगा 7.67 और इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये स्पीड या वेलोसिटी है जिसका यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, ओके। अब लास्ट चीज़ आपने करनी है, पार्ट 1 इसका आपने मालूम कर लिया यहाँ पे, देखिए पार्ट ए मालूम हो गया। पार्ट बी कहता है हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन कोलिजन। हमने ये भी मालूम करना है कितनी काइनेटिक एनर्जी ज़ाया हुई है। तो काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट कैसे निकलेगी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। देखिए काइनेटिक एनर्जी इनिशियल यानी टकराने से पहले की काइनेटिक एनर्जी, और वो ज़्यादा होती है। जब चीज़ें टकराई नहीं ना होती तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती हैं, जब वो टकरा जाती हैं तो कुछ काइनेटिक एनर्जी ज़ाया हो जाती है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम है, इनिशियल ज़्यादा है, तो आप इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे, आपके पास निकलेगा KE लॉस्ट, ओके। अब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो है वो 1/2 mass 1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 M2 V2 का स्क्वायर, ये पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है बिफोर कोलिजन, ठीक है। टकराने के बाद माइनस आफ्टर कोलिजन क्या होगी, फाइनल 1/2। अब देखें टकराने के बाद जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, यहाँ पर लोग टुगेदर जो गाड़ियाँ हैं, दोनों वैगन, वो इकट्ठी हो गई हैं। जब इकट्ठी हो गई हैं तो पिछले न्यूमेरिकल की तरह उनका जो मैस होगा वो भी कंबाइंड ट्रीट किया जाएगा, ठीक है, और उनकी जो वेलोसिटी होगी वो भी कंबाइंड वेलोसिटी कंसीडर की जाएगी, ठीक हो गया। अब आपने यहाँ पर कैलकुलेशन करनी, 1/2 ऐसा चला जाएगा। M1 आपके पास है 575, ओके। सो M1 की जगह 575 यूज़ करना इंटू V1 था आपके पास 15, तो V1 का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर, ये हो गया, नीचे वाला आ गया। यहाँ पर प्लस दरमियान में अलग कलर से लिखते हैं, 1/2 M2
M1 575 था तो M2 1575 था, इंटू V2 का स्क्वायर। V2 आपके पास कितना था 5, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन हो गई। अब साइन दरमियान में माइनस का है और फिर काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन 1/2 मैस 1 575 है, 575 प्लस मैस 2 1575 है। ठीक है, ये मैस 1 और प्लस मैस 2 आ गया इनटू वी प्राइम, जो वी प्राइम है वो तो 7.67, ये मैंने वी प्राइम यहाँ पर निकाला है पार्ट ए में, तो ये आ गया वी प्राइम कंबाइन वेलोसिटी। अब आपने अगेन यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले बच्चों आपने क्या करना है, ये जो स्क्वायर वाली वैल्यू है ना, इसको ओपन कर लेना है। ओके, हम ये करते हैं खुद से। 15 का स्क्वायर कर लेंगे, आंसर आएगा 225। इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है 575, सो मल्टीप्लाई 575 इज इक्वल टू, डिवाइड कर देना है 2 के ऊपर, तो आपने यहाँ पर डिवीजन करनी है 2 के ऊपर। ये क्या निकलता है 64,000 इज इक्वल टू 64,000 एंड 687.5। ओके, ये आ गया, प्लस का साइन दरमियान में। अब बाकी कैलकुलेशन कर लो। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो इसको तो करने की ज़रूरत नहीं, 25 ऐसा लिख लो। 25 इंटू 1575 मल्टीप्लाई 1575, यह आ गया, डिवाइडेड बाय 2, सो डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2 कर देना। ठीक है, ये निकलता है 687.5। ठीक है, ये आ गई पहली ब्रैकेट सॉल्व हो के आ गई। माइनस, देखें जब आपने ऊपर भी 575 प्लस 1575 को जमा किया था ना, तो आपके पास ये निकला था 2150। तो आप दोबारा कैलकुलेटर कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर टाइम बचा रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 2150, ये दोनों को जमा करके इंटू 7.67, सो इंटू 7.67। ओके, ये आ जाएगा। तो इसको डिवाइड कर देना है आपने 2 के ऊपर, सो डिवीजन बाय 2, ये निकलता है 8245.25। सही हो गया। पहले इन दोनों को आप प्लस कर लो, तो 64,000 यहाँ पर 687.5, ये हो गया, प्लस 19,687.5, तो ये निकलता है 84,375 माइनस ये कितना है 8,245। अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक मिस्टेक है। देखें, जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल है उसमें वेलोसिटी के ऊपर स्क्वायर आना है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले की वेलोसिटी का स्क्वायर आता होता है ना, तो यहाँ पर भी वेलोसिटी का क्या आना है, स्क्वायर आना है। तो फिर वेलोसिटी 7.67 का यहाँ पर मुझे स्क्वायर डालना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको दोबारा से जो गलती हुई है उसको हम ठीक करते हैं। 7.67 इसका पहले स्क्वायर करेंगे, यह आ जाएगा 58.8, मल्टीप्लाई इन दोनों को जमा करके 2150 आता है, सो मल्टीप्लाई 2150 ये आता है। अब डिवीजन बाय 2, तो इसको डिवाइड कर देंगे 2, तो ये आता है 63,000, ये 8,000 नहीं आता, ये आता है 63,241। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को इग्नोर कर दो, तो यहाँ पर क्या आता है 63,241। अब आपने इसको 84,375 माइनस 63,245 241, ये क्या निकलता है इसको नए पेज पे लिखते हैं। ओके, सो जो काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट आप निकाल रहे थे पीछे से, काइनेटिक एनर्जी लॉस से निकाल रहे थे ना, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल करके, तो उसका जो फाइनल आंसर आता है वो होता है 21,134। ठीक है, अब थोड़ी सी बात,
ये वो काइनेटिक एनर्जी है जो ज़ाया हुई है। बहरहाल काइनेटिक एनर्जी का यूनिट जो है वो तो जाउल होता है, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। अगर कोई बच्चा इसको किलो जाउल में लेके जाना चाहता है तो वो क्या करेगा, इस वाली वैल्यू को 1000 पे डिवाइड कर देगा। तो मैं 21,134 को अगर 1000 पे डिवाइड करता हूँ तो आंसर निकलता है 21.134। वो किलो लिखना पड़ेगा क्योंकि 1000 पे डिवाइड किया, तो ये चलेगी किलो जाउल, ठीक है। जाउल में यूँ रही, किलो जाउल में यूँ। और अगर कोई बच्चा इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना चाहता है तो सिंपली पॉइंट यहाँ पर है इस वक्त, देखिए ना, पॉइंट नहीं नज़र आ रहा तो सबसे राइट पे होगा। तो एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा और चौथा, तो ये आ जाएगा 2.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, क्योंकि 4 स्टेप मूव किए ना, इनटू जाउल। बहरहाल यहाँ तक आपके न्यूमेरिकल ख़त्म हो जाते हैं।